मैं गरिमा चौहान, आप देख रहे हैं जागर न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रत्युषा खुदकुशी मामले में नया मोड़, राहुल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस से पूछताछ जारी। गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, घाटों पर गंदगी का अंबार, सरकारी दावों की खुली पोल। विधानसभा चुनाव की तैयारी ने पकड़ा जोर, समाजवादी पार्टी ने घोषित किए 141 उम्मीदवार। फिल्म द जंगल बुक ने भारतीय सिनेमा में रचा इतिहास, पहले दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्युषा मामले की। प्रत्युषा खुदकुशी मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज प्रत्युषा को प्रताड़ित करते थे और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रत्युषा को खुदकुशी के लिए उकसाया भी था। राहुल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इससे पहले राहुल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे पहले 2 बार लंबी पूछताछ भी की जा चुकी है। राहुल के वकील के मुताबिक उन्हें प्रत्युषा की मौत का गहरा सदमा लगा है। फिलहाल राहुल को मनोचिकित्सक की निगरानी में अस्पताल में रखा गया है। इधर प्रत्युषा के दोस्त और मां प्रत्युषा की मौत का जिम्मेदार राहुल को बता रहे हैं। नहीं, अभी 2-2.5 घंटे अभी पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ही कुछ हम बोल पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि प्रत्युषा के पास पैसों की आर्थिक तंगी थी। सवाल यह उठता है कि रातों रात स्टार बनने वाली पैसों की मोहताज कैसे बनी। राहुल ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि वे और प्रत्युषा लिविंग रिलेशन में रहते थे। करीब साल भर पहले इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। जल्दी उन दोनों में प्यार हो गया और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। राहुल पर आरोप है कि वे पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी कोलकाता में रहती थी। यह सच्चाई प्रत्युषा को पता चली कि वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। मामला क्या है, आपको क्या पता चला है अभी तक? अभी तक तो ये लग रहा है सुसाइड केस है, ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ये सुसाइड है। उसकी लाइफ मेरे ख्याल से इसने टेंशन में ला दी थी। मेरे को मालूम है प्रत्युषा इतनी वीक नहीं है कि सुसाइड करेगी। लेकिन एजाज भाई, ये सब मामला कब से स्टार्ट हुआ है? क्या मतलब, क्या कुछ आपको पता चला है इसके बारे में? अभी तक पुलिस ये बोल रही है ये सुसाइड है, लेकिन मैं नहीं मानता। ना मैं पुलिस की बात मानूंगा ना मैं किसी की, जब तक मुझे वो राज जो है उसका बॉयफ्रेंड वो नहीं मिलेगा। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को। से कुछ पता चला है आपको? बेचारे कलकत्ता में है, वहाँ से निकले हैं, 6 घंटे का रास्ता है, वहाँ से फ्लाइट लेके सुबह में पहुंचेंगे इधर वो। लेकिन अभी तक कहाँ है कि कुछ पता चला है आपको एजाज भाई उसके बारे में? अरे क्या पता चलेगा, मेरी दोस्त चली गई, अभी चली गई बेचारी, एकलौती थी, उसके माँ बाप कमाने वाले, कुछ नहीं। अभी उसकी लाइफ खराब कर दी इसने और उसकी जान चली गई यार। लेकिन राहुल नाम है, राहुल राज। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना सबसे बड़ी चुनौती की दीवार बनकर खड़ी हुई है। कई योजनाओं परियोजनाओं के बावजूद भी गंगा का आलम बद से बदतर नजर आ रहा है। देखिए इस पर हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कोशिशों के बावजूद गंगा प्रदूषण की भेंट चढ़ती ही जा रही है। गंगा सफाई को लेकर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने और तमाम दावों और वादों के बाद भी दिनों दिन गंगा की दशा खराब ही होती जा रही है। लेकिन गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ रही। गंगा को प्रदूषित करने की अहम वजह है गंगा घाट पर होने वाले दाह संस्कार, श्रद्धालुओं से किया गया फूल विसर्जन और पॉलीथीन का गंगा में जाना। इसके बारे में क्या करना है, बहुत सारी परियोजनाएं आती रहती हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं उससे कोई लाभ दिखता नहीं नज़र आ रहा है। और आप देख ही रहे हो सामने कितनी गंदगी है, काई जमी हुई है और सीवर के जितने भी नाले के पानी वगैरह हैं सब गंगा में जा रहे हैं, खुलेआम दिख रहा है। तो लोग नहाने भी आते हैं, तो पवित्र नदी है इसलिए लोग चले आते हैं, लेकिन अभी मन नहीं करता है यहाँ पर नहाने का। तो आप सामने है, आप देख लो खुद ही
कोई परियोजना में कुछ अभी समझ में नहीं आया अभी तक तो। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता। कुछ लोगों का मानना है कि घरों की गंदगी और औद्योगिक गंदगी को नदियों में ना छोड़े तो कहाँ छोड़े। शायद इसी सोच की वजह से आज गंगा प्रदूषण की भेंट चढ़ रही है। आज भी लोग गंगा को साफ रखने की जगह इसे प्रदूषित कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 80% स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और 1/3 मौतें जल प्रदूषण से हो रही हैं। गंगा को प्रदूषण से आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। समग्र गंगा यात्रा पर निकली साध्वी उमा भारती ने कहा कि कानपुर की गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ से चमड़ा उद्योग को हटाना ही पड़ेगा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस उद्योग के नुकसान की भरपाई करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए क्या जो भी परियोजनाएं आती हैं कोई काम तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। सब इतनी गंदगी है इसमें, इतने नाले बह रहे हैं इसमें, गंदगी आ रही है इसमें। ऑलरेडी इसमें नहाने की तो कोई इच्छा करता ही नहीं है, इसमें कतई हो ही नहीं सकती इसमें। और यहाँ कोई काम हो भी नहीं रहा है, योजनाएं आती हैं चली जाती हैं। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए पिछले कई सालों से परियोजनाएं लागू की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद गंगा प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं साक्षी, जागरण न्यूज़ कानपुर। गोमुख से निकलने वाली गंगा आज प्रदूषित हो चुकी है। इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी अनदेखी लगातार जारी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। शैलेंद्र द्वारा लिखी गई ये लाइनें गंगा के देश में जन्म लेने पर हुए गौरव को बयां करती हैं। गंगा 2525 किलोमीटर तक फैली हुई गंगोत्री से उत्तरकाशी को जोड़ती बंगाल की खाड़ी में समाती एक नदी, श्रद्धालुओं के विश्वास का एक मंदिर, लोगों की रोजाना पानी की जरूरत को पूरा करने वाला स्रोत आज प्रदूषण से कराह रही है। रोज हजारों लीटर सीवेज इसमें बहाया जा रहा है। उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश का गंगा प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान है। इन्हीं राज्यों में विधानसभा चुनाव 2017 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पर आश्चर्य की बात यह है कि इन राज्यों के किसी भी चुनावी दल के एजेंडे में गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना शामिल नहीं किया गया, जबकि कम से कम उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल काशी और प्रयाग तक तो ये बहस का मुद्दा होना ही चाहिए। जहां इस बार चुनाव में चारों ओर जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद ही छाया हुआ है, वहीं गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का मुद्दा कहीं दबकर ना रह जाए। इस पर जब हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी चाहिए कि क्या ये मुद्दा विधानसभा चुनाव 2017 के एजेंडा में शामिल किया जाएगा, तो इस पर लोगों ने उम्मीदें जताई। मुद्दा तो बननी चाहिए, क्योंकि गंगा सफाई ठीक से हो नहीं रही है, केवल कागजों पे होती है, बाकी जो पेपरबाजी होती है उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो इसलिए बनेगी क्योंकि जो है बीजेपी सरकार जो है इस पे मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव जो है वर्क करती जा रही है, और सो इसका जो है रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी से करीब 800 मिलियन लीटर सीवेज गंगा में बहाया जा रहा है। बिठूर और जाजमऊ की लेदर और इंडस्ट्रियल यूनिट, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर गजरौला की तमाम फैक्ट्रियां, नरोरा और ऊंचाहार थर्मल परियोजनाएं गंगा में जहर बहा रही हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में चल रही केमिकल यूनिट भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। इससे पानी में आयरन, नाइट्रेट, क्लोराइड और आर्सेनिक केमिकल पाए जाते हैं, जिससे लोगों में पोलियो, पीलिया, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, पेट की बीमारियां, किडनी और सांस संबंधी रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि गंगा में क्रोमियम भी पाया गया है, जो कैंसर होने की वजह भी बताया जाता है। सरकार की तरफ से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वर्ष 1985 में राजीव गांधी द्वारा गंगा एक्शन प्लान हो, नमामि गंगे हो या फिर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी,
अब तक न जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और इनके नाम पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं, पर दिन ब दिन गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। गंगा प्रदूषण की वजह से लोगों को न केवल पानी से होने वाली बीमारियों से जूझना पड़ता है, बल्कि रोजाना पानी की समस्याओं से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत, नहाने की आचमन तक नहीं हो पाता है। और पहले हम लोग गंगा नहाने आते तो पानी पीते थे, अब तो नहाने में भी दिक्कत हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है। गंगा प्रदूषण की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी उठाई, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। और गंगा एक हमारी पवित्र माता है, जिससे बहुत सारी लोगों की आशाएं, उम्मीदें रहती हैं। ये एक आस्था का मंदिर है। गंगा की सफाई पर गरमाई बहस अब ठंडी पड़ चुकी है। नेताओं के आश्वासनों और कोरे वादों से उकता चुकी आम जनता अब भी प्रदेश सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2017 में प्रदेश सरकारें इस मुद्दे को उठाती हैं या फिर इसे एक बार नज़रअंदाज कर जाती हैं। कैमरा पर्सन गरिमा सिंह के साथ मैं आकांक्षा गुप्ता, जागरण न्यूज़, कानपुर। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी साक्षी के साथ खबरों का सिलसिला जारी है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं साक्षी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए 141 उम्मीदवार प्रस्तावित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इन उम्मीदवारों की घोषणा की है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रितेश के साथ। जी रितेश, इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए किन किन उम्मीदवारों को उतारा गया है? क्या इस बार कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है? जी साक्षी, बताना चाहूँगा 2017 विधानसभा के चुनाव में सपा सरकार ने 141 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि इनमें से कई ऐसे नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि 2 पीस विधायक और एक निर्दलीय विधायक को भी सपा विधान परिषद में शामिल किया गया और जबकि इसमें कई नए चेहरे और जोड़ने की अभी कोशिश चल रही है। जबकि 141 उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद ये पहली सूची जारी की गई है सपा सरकार से और यहाँ पर कई दो एमएलसीओं को भी अब की बार विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया, जहाँ पे एक अंबिका चौधरी को मौका दिया गया कोई और दूसरी जगह अमर अली खां को भी मौका दिया गया इस विधानसभा चुनाव के लिए। जी साक्षी, अगर बात यहाँ महिलाओं और युवाओं की जाए तो उनकी कितनी हिस्सेदारी सामने है? जी, हम कहीं ना कहीं अगर बात करें तो महिलाओं के लिए अब की बार सपा सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और उनको मौका दिया गया। महिलाओं की सीटें अब की बार ज़्यादा करी गई हैं, 10% सीटें महिलाओं की करी गई, जबकि अल्पसंख्यक वर्गों की 20% सीटें की गई हैं। और युवाओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसे युवा हैं जो अब की इस विधानसभा में शामिल हुए, जबकि कई मंत्रियों के बेटों को भी अब की बार सपा सरकार ने टिकट दिया गया है। और इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि कारागार राज्य मंत्री सीतापुर के विधायक राजपाल राजवंशी के बेटे मनोज कुमार राजवंशी को भी अब की बार इस विधानसभा चुनाव में शामिल किया गया। उनको हर गांव से टिकट दी गई उनके बेटे को। क्या पिछले चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को सपा सरकार ने टिकट देने का फैसला लिया है या नहीं?
जी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा में जो हारी हुई सीटें थी और जो प्रत्याशी हारे हुए थे उनमें को अब की बार फिर से एक बार सपा सरकार ने मौका दिया है ताकि उनकी जो पिछली विधानसभा चुनाव में जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनके अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण एक बार फिर सपा सरकार ने उनको मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर के किदवाई नगर विधानसभा से जब पिछली बार ओम प्रकाश मिश्र हारे हुए थे तो वहाँ से विधानसभा सीट अजय कपूर विधायक कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन अब की बार भी ओम प्रकाश मिश्रा को किदवाई नगर से सीट मिली हुई, जबकि परवेश अंसारी को कैंट से सीट मिली हुई है, जबकि वहाँ पे रघुनंदन सिंह भदौरिया भाजपा से जीते हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर एक बार देखा जाए तो सपा ने इस बार बहुत अच्छे पत्ते खोले हुए हैं और अपने कई नए चेहरे शामिल किए और पुराने जो प्रत्याशी की अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको भी अब की बार नए स्तर से शामिल किया गया और उनको एक बार मौका देने को दिया है। और सपा ने विश्वास भी जताया है कि अब की बार जो पुराने हारे हुए प्रत्याशी 2012 विधानसभा के थे अब की बार शायद वो कुछ इस बार रंग ला पाएंगे नया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।